नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है इलेक्ट्रिक कंडक्शन। ये हमारा तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 से, जिस पर हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन, हिंदी या इंग्लिश नाम कोई भी आप ध्यान दें, इजीली समझ में आ जाएगा। वैद्युत मतलब होता पॉजिटिव या निगेटिव से, चालन का मतलब चलना, प्लस या माइनस का चलना। इधर आ जाइए जरा। इलेक्ट्रिक, फिर मैं बोलूंगा चार्ज से लेना देना इसका, और कंडक्शन का मतलब उसके मूवमेंट से। ठीक है, तो इजी चीज ये निकल गई कि आवेशित कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना, यानी कि द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। अगर चार्ज चलकर एक जगह से दूसरे जगह जाता है, वन प्लेस टू अनदर, अगर एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाता है, तो देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्शन, यानी कि तब यह कहलाता है वैद्युत चालन। ठीक है, अगर चार्ज हमारा कोई भी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो। जब मैं ये बोलता हूं इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी कि वैद्युत चालन, तो बच्चे बहुत बार ऐसा समझते हैं इलेक्ट्रॉनों का चलना। ऐसा नहीं है। अगर आप अलग अलग माध्यम लेते हैं, यानी कि ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो वहां पर मामला अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर मैं कोई अम्ल यानी कि एसिड ले लूं, ठीक है, या कोई बेस यानी कि क्षारक ले लूं, क्षार बोलूं तो ज्यादा बेटर होगा हमारे लिए, अल्कलाइन ले लूं, या फिर कोई सॉल्यूशन ले लूं यानी कि विलयन ले लूं, तो इस स्थिति में अगर हमसे कोई पूछे इस स्थिति में सर कौन सा चार्ज चलकर जाएगा, तो देखिएगा जो चार्ज चलकर जाता है उसे हम आवेश वाहक यानी कि चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है, जो मोशन हो रहा है, ठीक है, दैट चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड, जो कि इसका मोशन हो रहा है, चार्ज पार्टिकल विच मूव, particle which move is called is called चार्ज कैरियर, उसे हम चार्ज कैरियर कहते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज कैरियर को हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत वाहक, मतलब जो विद्युत को ढोने का काम करता है, जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। ठीक है, अब अगर कोई हमसे पूछे एसिड है हमारे पास, बेस है या सोल्यूशन है, यानी कि अम्ल है, क्षार है या विलयन है, तो वहां पर सर क्या इलेक्ट्रॉन ही विद्युत वाहक यानी कि चार्ज कैरियर होगा? तो जवाब है नहीं। अगर आप अम्ल, क्षार या कुछ भी लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं एसिड का एक HCl, तो HCl को पानी में डालने पर क्या बन जाता है? H प्लस और Cl माइनस। ऐसे ही अगर मैं कोई अल्कलीन ले लूं जैसे NaOH, तो ये दो चार्जेस में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, या कोई सोल्यूशन ले लूंगा जैसे H2O ही कर दूं, तो H2O में भी अगर मैं दो पार्ट में इसको तोड़ लूं तो H प्लस और OH माइनस, तो ये H प्लस भी चलेगा और Cl भी चलेगा। आप जानते हैं एनोड और कैथोड हमारे पास होता है, यानी कि अगर हम किसी भी सोल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड लटका दें जिसमें एक पॉजिटिव हो और दूसरा निगेटिव हो, तो अगर हम यहाँ पर H2O का हिसाब किताब करें और इसको आयंस में तोड़ लें H प्लस O माइनस, तो ये H प्लस किधर की तरफ जाएगा? माइनस की तरफ, और ये OH किधर जाएगा? OH माइनस किधर जाएगा? प्लस की तरफ। यानी कि इन दोनों का इमोशन हो रहा है। तो अगर मैं बोलूं एसिड, बेस और सॉल्यूशन में विद्युत वाहक कौन है, तो आप बोलेंगे आयंस, आयंस। ठीक है, यही आयंस, H प्लस आयंस, OH माइनस आयंस, या Na प्लस आयन या OH माइनस आयन, तो आयंस कहलाते हैं। यहां पर जो चार्ज कैरियर है वो कौन है? आयंस। हाँ, जब आप धातु की बात करते हैं यानी कि मेटल की बात करते हैं, तब वहां पर हमारा जो चार्ज कैरियर है वो कौन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन हो जाता है। ठीक है, वहां पर हमारा चार्ज कैरियर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम बात करेंगे कि धातुओं में वैद्युत चालन कैसे होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन वहां पर चार्ज कैरियर बनता है, किस तरीके से मोशन करना प्रारंभ करता है, इस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं धातुओं में चालन यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्शन इन मेटल्स।
इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इन मेटल, अर्थात धातुओं में वैद्युत चालन। ठीक, कोई भी धातु हो या कोई भी चालक हो यानी कि कंडक्टर हो, वो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि वो छोटे छोटे एटम्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब इन एटम्स को जब हम लोगों ने अंदर झांक कर देखा तो पता चला इसके बीच में नाभिक यानी कि न्यूक्लियस था, जिस पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, रहता है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ कोष होते हैं यानी कि ऑक्टेट सेल होते हैं। इन सेलों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, मजा लेते रहते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस प्रोटॉन यानी कि नाभिक यानी कि न्यूक्लियस के पास है, उसके ऊपर तो इसका आकर्षण बल अत्यधिक लगा होता है, जिसके नाते इन इलेक्ट्रॉनों को यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो होता है नाभिक का, न्यूक्लियस का, इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता पास होने के नाते, इसलिए इन इलेक्ट्रॉनों को निकालना बड़ा ही मुश्किल काम है। लेकिन जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स की दूरी बढ़ती जाती है, और जो बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लास्ट सेल में जो मौजूद होते हैं उन्हें हम अंग्रेजी में वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, जिसको हिंदी में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग। ये इससे बहुत दूर होने के नाते, अब ये नहीं कहूंगा किलोमीटर क्योंकि एटम की साइज बहुत छोटी होती है, ठीक है, तो काफी दूर होने के नाते इन पर लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही कम होता है। अब इनको अगर आप थोड़ा सा मौका दे दें तो ये चौका मार सकते हैं। कहने का मतलब इनको आप टक्कर करवा दें, दो धातुओं की गर्म कर दें, हीट कर दें या किसी प्रकार से एनर्जी दे दें, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्टेट से निकलकर बाहर आ जाते हैं, और ये निकले हुए इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन या इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल गए वो क्या करेंगे, मनमाने तरीके से घूमना शुरू कर देंगे। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते कितने, क्योंकि ये सुनने के बाद शायद आपको बहुत ही तगड़ा झटका लगे और आप चौंक जाएं, किसी भी चालक में यानी कि धातु की, स्पेशली मैं धातु की बात कर रहा हूं, 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं प्रति मीटर क्यूब में, यानी कि 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा अगर आप डब्बा बना लें तो उस स्थिति में आपको उस डब्बे में 10 के पावर 29 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। समझ में आ रहा है, इतनी ही स्पेस में। तो 10 के पावर 29 का मतलब आप समझ रहे हैं, अगर मैं शायद जीरो सारे लिख दूं 29 इसके आगे, तो शायद आपको ये बता पाना मुश्किल होगा कि मैं इसे करोड़ पढ़ने वाला हूं, अरब पढ़ने वाला हूं, संख पढ़ने वाला हूं, पदम पढ़ने वाला हूं, छदम पढ़ने वाला हूं, क्योंकि आपकी काउंटिंग भूल जाएगी। तो 10 के पावर 29 एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं और ये टहलना घूमना शुरू कर चुके हैं, पर इनमें कोई रिदम नहीं है। रिदम कहने का मतलब आप समझिएगा, इनके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ये जिधर चाहते हैं इधर उधर अपना चलना शुरू कर दिए हैं, और इस चलने के दौरान इनकी टक्कर अन्य एटम्स से, अन्य पॉजिटिव नाभिकों से जिनका साइज बड़ा होता है उनसे होता रहता है, साथ ही साथ अपने पड़ोसियों यानी कि अन्य इलेक्ट्रॉनों से। तो मान ले ढेर सारे इलेक्ट्रॉन इधर आए हैं फ्री वाले, टहलते घूमते, तो कोई इनसे टकराएगा, कोई इनसे टकराएगा, कोई इनसे टकराएगा, कोई इनसे टकराएगा, और ये टकराते हुए अनियमित पथ पर गति करते रहते हैं। तो अगर मैं इनसे कहूं कि भैया ओवरऑल क्या होगा, अगर ओवरऑल इनका मोशन लिया जाए तो इस अनियमित गति के नाते, इरेगुलर मोशन के नाते, इनका नेट रिजल्टेंट जो आएगा, औसत जो दूरी चली जाएगी इनके द्वारा, वो हम कह सकते हैं सर लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि किसी का कोई निश्चित डायरेक्शन नहीं होता। अब मामला ये है कि सर हम इन्हें एक फिक्स डायरेक्शन में चलाना चाहें तो क्या होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली हेडिंग की। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे धातुओं में इलेक्ट्रॉन यानी कि मेटल्स में इलेक्ट्रॉन चलने का काम करता है, और यही हमारा चार्ज कैरियर होता है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। काफी दिलचस्प हेडिंग है हमारी, छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही नन्ही हेडिंग्स एक दूसरे से लिंक होती हुई और धीरे धीरे हमें अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ ये पहुंचाएंगी। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। अगली हमारी हेडिंग होगी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, मतलब अपनी इच्छा से चलने की गति, यादृच्छिक गति। ठीक है, इसके अलावा अपवाह वेग, माध्यपथ, माध्यपथ, श्रांतिकाल और अनुगमन वेग। सब एक दूसरे से लिंक टॉपिक है और पढ़ने में बड़ा मजा देने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, इसका इंग्लिश वर्जन क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन को तो आप जान ही गए हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। यादृच्छिक गति का मतलब हुआ देयर रैंडम मोशन, देयर रैंडम मोशन। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं उनका रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति। दूसरा, माध्यपथ का मतलब होता है एवरेज पाथ। ठीक है, श्रांतिकाल का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या क्या होते हैं सबको एक एक करके हम लोग डिफाइन करेंगे। अनुगमन वेग को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस टॉपिक को, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, माध्यपथ, श्रांतिकाल और अनुगमन वेग। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। अभी तक आपने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन बहुत सारे निकल कर आ चुके हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये मनमाने ढंग से चलना चाह रहे हैं। ठीक है, अब इनकी अपने एटम्स से यानी कि अणुओं से, पॉजिटिव आयन से जो कि यहां पर बैठे होंगे, और अन्य इलेक्ट्रॉनों से जो कि ये सब बचे होंगे, इनसे क्या होगा, जब ये चलना शुरू करेंगे तो टकराते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इस समय जब ये चलेंगे तो जैसे मैंने बोला लड़ेंगे, लड़कर ऐसे वापस। इसको आप एक बॉल की तरह से इमेजिन करिए, एक बॉल गई दीवार पर लड़ी तो टप से उधर से वापस, इस दीवार पर लड़ी तो टप कर उधर चली गई। तो कुछ ऐसा ही सीन है यहाँ पर। मान ले यहाँ कोई एक और एटम होता तो इससे लड़ता यहां जाता, यहां से लड़ता हो सकता था यहां जाता, यहां से लड़कर इधर जाता, यहां से लड़कर इधर जाता। तो ये जो मोशन हो रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन। ठीक है, ये जो हमारा मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन मनमाने ढंग से, इसे हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक गति। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस अनियमित गति को, द इरेगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर डिफिनेशन देना हो आपको तो द इरेगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रैंडम मोशन, इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इसे हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति, अनियमित, बल्कि इलेक्ट्रॉन ना लिखकर मैं यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन लगा दीजिएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित, नियमित गति यादृच्छिक गति कहलाती है। ठीक है, यादृच्छिक गति कहलाती है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज हम लोग पूछेंगे कि मुक्त पथ क्या होता है। केवल मुक्त पथ पहले पूछूंगा मैं। मुक्त पथ यानी कि फ्री पाथ, एकदम इजी चीज है। फ्री पाथ क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए। जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो पहली टक्कर इसकी यहां हुई, दूसरी टक्कर यहां हुई, तो दो टक्करों के बीच में चली गई दूरी, अगर ये डिस्टेंस में S1 मान लूं, ये डिस्टेंस S2 मान लूं, तो इस दो टक्करों के बीच में चली गई दूरी यानी कि S1 प्लस S2 इज कॉल्ड मुक्त पथ यानी कि फ्री पाथ। ठीक है, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। सक्सेसिव का मतलब लगातार जो होने वाली टक्कर है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। ठीक है, और हिंदी में बोले मुक्त पथ तो इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी, दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी
टक्करों के बीच चली गई दूरी क्या कहलाती है? हमारी मुक्त पथ कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है, आई होप आराम से समझ में आ गया होगा आपको, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मजेदार है औसत मुक्त पथ। औसत मुक्त पथ, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हर चीज बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। सारा खेल वर्ड्स का है मित्रों, रटने से कोई चीज नहीं आती है। ठीक है, तो अगली चीज हमारी है औसत मुक्त पथ। ठीक है, औसत मुक्त पथ मतलब एवरेज फ्री पाथ, एवरेज फ्री पाथ। ठीक है, अब यहां पर अगर आप गौर करें मेरे दोस्त, तो आपको एक चीज साफ दिख रही होगी कि जब ये टक्कर ये हुई तो ये वाली लेंथ छोटी थी और ये वाली लेंथ क्या थी? बड़ी थी। फिर से देखिएगा, ये वाली लेंथ जो थी आपकी छोटी थी और ये लेंथ क्या थी? बड़ी थी। एक लड़का 10 रुपया लेकर आया, दूसरा 20 रुपया लेकर आया। हमने पूछा दोनों में बराबर बराबर बांटना है, तो आप क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं, यानी कि औसत ले लेते हैं। कहते हैं दोनों का पैसा जोड़कर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब अगर कोई पूछे औसत मुक्त पथ क्या है, तो जवाब है कि ये दोनों दूरियां अलग अलग हैं। अगर इनका हम एवरेज ले लें, औसत ले लें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? औसत मुक्त पथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? औसत मुक्त पथ कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो दो क्रमागत दूरियां हैं उनका औसत, ठीक है, पीछे भी जो हमने पढ़ा, दो क्रमागत टक्करों का, टक्करों के बीच, टक्करों के बीच चली दूरी का औसत, चली दूरी का औसत क्या कहलाएगा? हमारा औसत मुक्त पथ कहलाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज डिस्टेंस, एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ, टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिएगा यहीं पर एक मजेदार चीज और हमारे पास साथ जुड़ जाने वाली है। वो क्या हुआ? अच्छा, इसका अगर कोई पूछे कि संकेत क्या है, तो इसे हम लैम्डा से निकाल दिखाते हैं और इसका जनरली जो वैल्यू आता है, यानी कि अगर कोई पूछे कि सर जी लगभग मान कितना आता है, तो इसकी वैल्यू हमारी होती है 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट। 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट होता है। अगर कोई पूछे औसत मुक्त पथ का मान कितना होता है, तो जनरली देखा गया ये मान 10⁻⁹ मीटर आता है। ठीक है, अब इन दो टक्करों के बीच में बेचारा सुस्ताता भी होगा, लगातार फाइटिंग तो कर नहीं रहा कि हम ऐसे घुसा बिशुम 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 चला रहे। इसमें भी एक गैप होता है, एक बार लड़ा तो आपका हाथ वापस आता, थोड़ा स्लो मोशन में देखिए, एक बार लड़ा फिर हाथ वापस आता है। तो ये जो बीच में सुस्ताने का काम है, यहां दो जगह ये सुस्ता रहा है, उस सुस्ताने के समय को हम लोग जरा ध्यान से देखिएगा, नाम क्या है? श्रांति काल या रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि आप रिलैक्स होते हैं, अपने आप को थोड़ा कूल करते हैं, अगली टक्कर के लिए तैयार करते हैं। तो द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि दो क्रमागत टक्करों के बीच जो एक समय हमको मिलता है सुस्ताने का, वो समय क्या कहलाता है? श्रांति काल कहलाता है। और श्रांति काल को हम किससे दर्शाते हैं? टी से नहीं, थोड़ा प्यार से, दुलार से, टाउ से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? टाउ से। आप नॉर्मली टी फॉर टाइम करते हैं, उसी को थोड़ा मोड़ दीजिए, ताऊ मत बोलिएगा, ताऊ दूसरा होता है। ताऊ मतलब जानते हैं ना? ठीक है, तो ताऊ दूसरा होता है, ये टाउ है। ठीक है, अब यहां पर अगर कोई हमसे पूछ ले कि भैया ये बताइए कि आपका जो आगे की कहानी है इसमें कुछ और भी बचा है, तो जवाब है ये मैं पीछे भी बता चुका। ये ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो मोशन कर रहे होंगे, चल रहे होंगे। ठीक है, इनका अगर मैं नॉर्मली पूछूं, सामान्य स्थिति में पूछूं कि एवरेज जो आएगा हमारा इनके चलने का वेग का औसत क्या आएगा, तो वो थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। मान लीजिए ये U1 से चल रहा है, मान ले ये U2 से चलने को तैयार है, मान ले ये U3 से चलने को तैयार है, ये U4 से, ये U5 से। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया कि ये जब चलना शुरू करेंगे तो अनियमित रास्ते पर चलेंगे। अब अगर इनका उष्मीय गति पूछा जाए, उष्मीय का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने इसको एनर्जी दिया होगा, उष्मा दिया होगा, हीट दिया होगा, जिसके नाते इलेक्ट्रॉन निकलकर अपने ऑब्जेक्ट के बाहर आया होगा। तो अभी मैंने कोई और चीज नहीं लगाई, केवल एनर्जी लगाई है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और इतने इलेक्ट्रॉन निकले और चलना शुरू कर दिए हैं अपने मनमाने ढंग से।
अब अगर इनसे पूछे भैया तुम्हारा एवरेज जो आएगा U1 U2 U3 जितने भी हैं, मान ले n अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो n इलेक्ट्रॉन का वेग डिवाइडेड बाय क्या n, इसी को तो हम एवरेज बोलेंगे। तो उसमें वेग का औसत, वेग का औसत अगर कोई पूछे, ठीक है, यानी कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है, और हम इसको बोल सकते हैं ऑफ थर्मल मोशन, ऑफ थर्मल मोशन अगर कोई पूछे, ठीक है, क्या होगा, तो आंसर होगा सर U1 U2 प्लस U3 प्लस UN बाई n। पर मैंने बोला इनकी टक्करों के नाते कुल ले देकर कहानी हमेशा कितने के बराबर आती है, 0। ये चीज ध्यान रखे रहिएगा, क्योंकि आगे चलकर हम बात करेंगे जब ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ के लिए हम R की वैल्यू निकालने चलेंगे, जहां से ओम्स लॉ का सत्यापन होगा, कैसे ओम्स साहब ने उसको निकाला, तो वहां पर ये कॉन्सेप्ट हमारा काम देगा। तो उम्मीद करते हैं यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें जो अगली हेडिंग हमारी बची हुई है वो अलग से है, क्या, अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां तक तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। आगे चलते हैं और अनुगमन वेग देखते हैं क्या होता है। अनुगमन का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी पर यहां पर अंडरलाइन ज्यादा करूंगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, क्योंकि जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलता हूं तो उसका हिंदी वर्जन, रियली हिंदी वर्जन क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वो मैं बोलना चाहूंगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा जरा। काफी इंपॉर्टेंट हेडिंग है मित्रों। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आती है वो भी हमसे बहुत दिल से पूछी जाती है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अनुगमन वेग, अनुगमन वेग, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट का मतलब मैं अगर सही शुद्ध हिंदी बोलूं तो अनुगमन शायद बहुत ज्यादा अच्छा वर्ड है। हिंदी में अगर मैं बोलूं ड्रिफ्ट का मतलब तो होता है रगड़ कर या घसीट कर धीरे धीरे चलना, रगड़ना या घसीटना, धीरे 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 गति करना। इस तरीके की गति को हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा मेरे हाथ, इस तरीके से धीरे धीरे रगड़ रगड़ कर अगर हम चल रहे हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट मोशन, सॉरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसी को हम लोग, ठीक है, रगड़ कर चलना, ठीक है, ये होता है। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट कहां से है, तो सुनिएगा। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे ये साहब बड़े मनमाने, बड़े निराले, बड़े भोले वाले, ठीक, ये जो निकले हुए हैं, अब इनको हम चाहते हैं कि भैया ये थोड़ा सा चलें और अच्छे से चलें, ठीक है, किसी फिक्स डायरेक्शन में चले कि कुछ हमको रिजल्ट मिले। इस अनियमित गति से क्या मिलेगा, जैसे मैं एक तरफ क्रिकेटर बनना चाहता हूं, एक तरफ किताब खोलकर बैठा हूं, एक तरफ मेरे दादा कहते हैं कि भैया कोनो टेम्परेरी नौकरी कर लो, तो मैं तीन नाव पर सवार हूं, ले देकर समय के एक समय के बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एवरेज टोटल वर्क क्या हो गया, 0। मैं ना तो क्रिकेटर ही बन पाया पूर्ण रूप से, ना ही मैं प्राइवेट जॉब ही कर पाया पूर्ण रूप से, ना मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाया, तो कल को मैं किसी काबिल नहीं बनूंगा। तो चूज योर एम एंड डू द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब जो आप बनना चाहते हैं वो चुन लें और उसी के हिसाब से चलना शुरू कर दें। अब हमारा इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहा था, हमारी स्थिति की जैसे झूल रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि हम क्या करें, ठीक है। इसको और अच्छे से कहते हैं, मामा आपके आते हैं कहते हैं IAS बन जाओ, दादा आपके कहते हैं दरोगा जी बन जाओ, और अगर आपके पिताजी होंगे तो कहिए भाऊ कोनो सरकारी नौकरिया ले ले, तो कौनो ले ले, तो कम से कम जिंदगी भर सुखी रहो, ठीक है। तो सबके अलग अलग कमेंट्स है। और अगर आपके घर में कोई परिवार में खिलाड़ी होगा तो वो आएगा कहेगा खिलाड़ी बन जाओ, सबसे अच्छा है, आजीवन मौज करोगे, नौकरी भी सरकारी मिल जाएगी। तो उनके अपने अपने आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, सबका अपना अपना अनुभव है, और आप कंफ्यूज हैं कितने सारे रास्तों में जाना कहाँ है। फिलहाल उस कंफ्यूजन से हटकर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कोई इधर भागना चाहता है, कोई इधर भागना चाहता, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर। हम चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये एक सही डायरेक्शन में चले, चाहे जहां चले लेकिन ठीक ठाक चले। तो अब हमने क्या किया, यहां पर देखिएगा एक छोटा सा काम कर दिया। ये जो डायग्राम बना रहे हैं ये किसी धातु के अंदर की स्थिति है, जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर मौजूद है, मेटल्स के अंदर की स्थिति है। अब हमने इस मेटल को जोड़ दिया किसी सेल से ले जाकर, ठीक है, और ये सेल का सिरा लगा दिया पॉजिटिव और निगेटिव, तो यहां पर प्लस आ गया, ठीक है, सॉरी इधर कर देते हैं निगेटिव, उधर कर देते हैं पॉजिटिव, यहां निगेटिव आ गया, यहां पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये ऋण, ये धन,
इसको हम लोग अपनी भाषा में पॉजिटिव वालों को बोलते हैं उच्च विभव, यानी कि ये एट हाई पोटेंशियल है। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस थ्योरीज में, क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत ही क्लियर चीजें हैं, कुछ डाउट नहीं है। माइनस में आ जाए तो इसको हम लोग कहते हैं निम्न विभव, ठीक है, निम्न विभव, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एट लो पोटेंशियल, ठीक है। तो जनरली जो मोशन होता है वो होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रॉन साहब नायाब आदमी है, इनके ऊपर तो माइनस चार्ज लगा हुआ है, ये उल्टा मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं? ये निम्न विभव से उच्च विभव, यानी कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ चलते हैं। अब कोई पूछ ही बैठे काहे, तो सुन लीजिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस में क्या होता है? रिपल्सन, यानी कि ऋण, और ऋण में क्या होता है? प्रतिकर्षण। ये इनको धक्का मारेगा उस दिशा में कि भाई यहां से भागो। और माइनस और प्लस के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन, यानी कि आकर्षण, तो इसलिए ये उनकी तरफ जाएगा। अब ज्यों आपने ये लगा दिया, भाई सब थोड़ा सा गायब हुआ, सब चलेंगे तो थोड़ा इधर उधर होकर, लेकिन उनको एक डायरेक्शन मिल गया लगभग लगभग। अब ये नीचे ऊपर नहीं भागेंगे, लेकिन लगभग लगभग सारे लोग किधर जाने लगेंगे? उस डायरेक्शन में, ठीक। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या टक्कर होना बंद हो जाएगा? नहीं, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे छोटे छोटे अणु पड़े हैं, कुछ पॉजिटिव लोग भी पड़े हुए हैं जो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ठीक। खुद इनके भी पड़ोसी अपने आप से भी टकरा सकते हैं, तो ये सब भरे पड़े हैं। अब ये बताइए जरा, ये चलेगा तो क्या सन्न से जाएगा? ऐसा थोड़े होगा, ऐसे कैसे सन्न से चला जाएगा? इतना ट्रैफिक जाम है, ये तो मैं कुछ दिखा रहा हूं, रियल पिक्चर में तो यहां पर जगह भी नहीं होगी, बिल्कुल पैक होगा ये अणुओं से, छोटे छोटे अणुओं से, पॉजिटिवों से, ठीक है, ये पूरा भरा पड़ा होगा। तो जब ये यहां से निकलेगा तो इनसे टकराता हुआ जाएगा। अब ये टकरा कर जब जाएगा तो टकराने से आप जानते हैं एनर्जी आपकी क्या करती है? घट जाती है, ऊर्जा आपकी क्या होती है? कम होती है। तो धीरे जब आप लड़े, पहले तो आप यहां से अगर निकले होंगे 50 से, पहली टक्कर खाती ही आपकी स्पीड 40 हो जाएगी, दूसरी टक्कर में शायद 38 हो जाए, तीसरी टक्कर में 30 हो जाए, अगले टक्कर में 28 हो जाए, मतलब लगातार आपका वेग उल्टे क्या करेगा? घटता जाएगा, घटता जाएगा। तो इसीलिए इस वेग को जब हमारे इलेक्ट्रॉन हाई लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ जब जाता है, तो इन टक्करों के नाते उसकी स्पीड उतनी नहीं होती जितनी हम उम्मीद करते हैं। ये इन टक्करों के नाते उसकी स्पीड लगातार घटती जाती है, और थोड़े देर बाद यही इलेक्ट्रॉन शायद जो 50, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको मजाक में मत लीजिएगा, कुछ भी हो सकता है, 50 मीटर पर सेकंड से निकला हो, वो थोड़े देर बाद आपको 1 मीटर पर सेकंड या 0.5 मीटर पर सेकंड से रगड़ता या घसीटता हुआ उस दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि जाना तो उसे पक्का है उस पार, उसको दिख रहा है मेरे साजन है उस पार, ले चल माझी, ले चल माझी। तो धारा के पास चला गया है, धारा आगे ढकेल रही है, पीछे ढकेल रही है, और इस नाव को हौले हौले धीरे धीरे डुगराते हुए उस तरफ ले जा रही है। इसीलिए इस वेग को हम अनुगमन वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर कोई परिभाषा पूछे तो हम कह सकते हैं, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर जब हम विभव या पोटेंशियल लगा देते हैं, तो ये निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ धीरे धीरे चलना प्रारंभ करता है। इसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। When we apply a potential across a metal or a conductor, then its free electrons are moved slowly and slowly towards negative to positive. This slow motion of electron is called drift velocity, and this is represented by v लिखकर नीचे d, छोटका v और नीचवा छोटका d, vd, ठीक है, इससे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब कोई अगर पूछ बैठे इसका मान कितना होता होगा, सर बता सकते हैं? तो जवाब है लगभग, अब आप देख लीजिए खुद इसकी औकात 10 के पावर -4 मीटर पर सेकंड। -4 जब मैं बोलता हूं तो मतलब समझ में आ रहा है, 0.0001 मीटर पर सेकंड। तो आज से आपको पता चल चुका है कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से उधर जा रहा चालक से होता हुआ विभव लगाने के बाद, वो किस गति से चलता है? 0.0001 मीटर पर सेकंड से मात्र चलता है। तो उम्मीद करता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।
अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे जो कि बहुत बहुत ही आसान है मेरे हिसाब से। बाकी लोगों का तो मैं नहीं जानता, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी है। वो हम निकालेंगे और वही हमारा लास्ट प्रयास होगा आज के लिए, है ना। उसके बाद हम ओम्स लॉ की बातें करेंगे, ओम्स लॉ का डेरिवेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से। ठीक है, तो चलिए समझते हैं थोड़ा सा। हमने एक चालक ले लिया है यहां पर, इसे लाकर जोड़ दिया है बैटरी से, जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले भी किया। ये माइनस आपका, ठीक है, और ये वाला आपका क्या है, प्लस। ठीक है, इस सिरे पर प्लस, इस सिरे पर माइनस, जिसके नाते हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे मेरे दोस्त, उधर चलना शुरू करेंगे। और किस स्पीड से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो जवाब है सर वीडी। यही वीडी हमको फाइंड आउट करना है कि वीडी का मान क्या होगा। अगर हम ये एज्यूम कर लें कि n दर्शाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो चल रहे हैं, तो यहां पर अगर मैं n मान लूं कि ये n बताता है चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या एकांक आयतन पर। किस पर, एकांक आयतन पर। अगर आप भूल गए हो तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब। ये आपका मीटर क्यूब किसका मात्रक है, वॉल्यूम का। तो वही यहां पर लिखा हो, कुछ नया नहीं है। मतलब फ्री नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसी को अंग्रेजी में बोलेंगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसको ये भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो अब समझ लीजिए ये n है, इधर देख लीजिएगा, इसका एरिया मैंने मान लिया, यानी कि मोटाई वाले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसे a मान लिया। इसकी लंबाई को क्या मान लिया, l मान लिया। अब किसी ने पूछा भैया बताओ मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जवाब सिंपल है, n है चालक में, यानी कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम आपके पास हो, ठीक है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कैपिटल N के बराबर। मैं स्मॉल n जानना चाहता हूं, स्मॉल n मतलब नंबर ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ ओनली फ्री इलेक्ट्रॉन, नॉट पर यूनिट वॉल्यूम ऑन टोटल कंडक्टर। तो नंबर ऑफ टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ठीक है। तो जवाब होगा सर सिंपल है, n में वॉल्यूम का गुणा कर दीजिए, आयतन का गुणा कर दीजिए, सही है। अब इस n में वॉल्यूम का गुणा, तो देखिएगा वॉल्यूम यानी कि आयतन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इनटू इट्स हाइट। एरिया ऑफ बेस आपको दिया हुआ है a, लेंथ दिया हुआ है l, तो यहां पर हो जाएगा n a इंटू l। क्लियर, ये आ गया। अब जरा बताइएगा चार्ज के लिए हमारे पास क्या है, चार्ज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, Q बराबर होता हमारा N इंटू ई, ठीक है, N इंटू ई, N इंटू ई, ठीक है। अब N की यहां पर वैल्यू रख दिया जाए, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहां पर स्मॉल n कर लेते हैं, यहां कैपिटल N, क्योंकि बुकों में उल्टा साइन थोड़ा सा है, तो कंफ्यूजन आपको ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग यहाँ स्मॉल n कर दे रहे हैं, ठीक है, बुक के हिसाब से, ठीक है। तो अब यहां पर हमारा हो जाएगा n इंटू ई, ठीक है। अब n की वैल्यू कितना पाया आपने, तो उधर देख लीजिए NaL, कैपिटल N का मान कितना मिला है, NaL इंटू क्या हो जाएगा E। तो देखिए Q की वैल्यू हमको मिल गई, लेकिन अभी Vd नहीं आया। अब Vd तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा लॉजिक देखिए कि Vd कहां से आएगा। ये बताइए, ये चल किस स्पीड से रहा है, Vd से। दूरी कितना चलकर जा रहा है, L, तो डिस्टेंस बराबर, यानी कि दूरी बराबर, आप सभी पढ़े हैं, दूरी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय, ठीक है। तो अब यहां बोलेंगे सर जी दूरी कितनी जानी थी, L, स्पीड कितना था इलेक्ट्रॉन का, Vd, टाइम कितना लगा, T। तो देखिए यहां से हमारी चर्चा आ गई, T बराबर L/Vd। अब आप कहेंगे सर जी ये दोनों किस प्रकार से Vd निकलवाएंगे, कहेंगे बहुत आराम से निकलवाएंगे। जरा याद करिए Q और T में कोई रिलेशन, कोई भी रिलेशन, हाई स्कूल का रिलेशन, पहला रिलेशन, वो रिलेशन जब आपने धारा नाम का चैप्टर यानी कि करंट नाम का चैप्टर शुरू किया, याद आ रहा है,
यहां से करंट बहेगी कितने की, I की। तो अब मैं अगर पूछ दूं कि सर I की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या आप बता सकते हैं I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या होता है? करंट यानी कि धारा बराबर क्या होता है? तो जवाब है आवेशों के प्रवाह की दर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो I बराबर क्या होता है, Q बाई T। और इधर देखिए जरा, Q की वैल्यू आपके पास आ गया है NaL इंटू E, और T की वैल्यू आपके पास निकल आई है कितनी, L बाई VD। तो L बाई क्या हो गया VD, L से L क्या हुआ, कट गया। अब ये उलट कर कहाँ आएगा, ऊपर। तो I की वैल्यू हो गई NaE, और आगे क्या लगा दिया VD। तो I की वैल्यू VD के टर्म्स में आ चुकी है, NaVD। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप VD निकालना चाहते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि सर VD बराबर क्या होता है, I नीचे NaE। ठीक है, तो ये लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आ चुकी है I अपॉन NaE। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। अब एक चीज और मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, थोड़ा याद करिएगा, करंट डेंसिटी यानी कि धारा घनत्व। क्या पढ़ाया था आपको, धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी। अगर उसका भी मान कोई पूछ बैठे डी के टर्म्स में, तो अब आपके लिए मुश्किल नहीं है। करंट डेंसिटी का फॉर्मूला याद करिएगा। करंट डेंसिटी को हम लोग किससे दर्शाते हैं, जे से, और जे की वैल्यू होती है आई बाई क्या, ए, आई बाई ए। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो आई की वैल्यू हमारी है NaEVD, NaEVD। ठीक है, इसमें हम ए से भाग दे दें, ए से ए क्या होगा, कट जाएगा, और जे की वैल्यू आ जाएगी NeVD, NeVD। ये हमारा हो गया करंट डेंसिटी। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आए, क्योंकि थ्योरी के साथ हमने बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा निकाल लिया है, और आपको मजा भी आएगा। VD की ये प्यारी सी वैल्यू याद रखे रहिएगा, ना याद रहे तो I याद रखे रहिए, क्योंकि आसान होता है। इसको हम बोलते हैं NeAVD, NeAVD आसान होता है, तो ये याद रखेंगे, VD अपने आप आ जाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में जगमगाते, टिमटिमाते और सनसनाते हुए आए, मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और इस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे हैं, तो आपसे मैं ये भी कहता हूं गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। प्यारी प्यारी नींद लीजिए। धन्यवाद।